चलिए साथियों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है सामाजिक अध्ययन का कुछ वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, ये हर तरह के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार डीएलएड हो, बिहार बीपीएससी टीचर वाला बहाली हो, या ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं देरी ना करते हुए बिल्कुल भी पहले प्रश्न की ओर। तो पहला हम लोगों का प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि क्या थी? ये प्राचीन इतिहास से लिया गया प्रश्न है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका लिपि क्या था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया था ना, आप लोग ना कॉपी कलम लेके बैठिए और जो बात हम बोलते हैं उसको आराम से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पेन था, वो जो लिखने वाला था बोर्ड, वो ख़राब हो चुका है, इसलिए हाथ से लिखते हैं ना तो पूरा बात लिखा नहीं जाता है। तो इसलिए आप लोग ना कॉपी कलम लेके बैठिएगा और कॉपी कलम के माध्यम से आप लोग जो हम बोलते हैं उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कौन खोजा था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका खोज जॉन मार्शल ने किया था, ये बात याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में ही एक शहर था हड़प्पा, जो काफ़ी फेमस शहर था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही एक सबसे बड़ा शहर था, सबसे सुंदर शहर था हड़प्पा, जिनका खोज भी जॉन मार्शल ने ही किया था। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये अभी तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का खोज हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक कोई लिपि का पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? अज्ञात है, कोई लिपि का पता नहीं चला है, ध्यान रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और इसका खोज किया था जॉन मार्शल ने किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक लिपि का कोई पता नहीं चला है, तो लिपि क्या है? इसका अज्ञात है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। दूसरा सवाल है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जो अजंता है इसको एलोरा की गुफा भी कहते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आप सुने होंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं क्यों फेमस है? ये किससे संबंधित है? दिया गया है कौन सा धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, या शैव धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो अजंता की गुफाओं के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप लोग। तो अजंता की गुफाओं के बारे में, ये जो गुफा है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और औरंगाबाद जिले का जो नाम है वो बदल करके अभी क्या कर दिया है? संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद जिला का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, ये जो अजंता का गुफा है ना, ये जो फेमस है अपना प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। ठीक है, प्राचीन चित्रकला के लिए काफ़ी फेमस है ये गुफाएं। ठीक है, उसके बाद ये जो अजंता की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के लिए भी फेमस है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अजंता की गुफाएं जो है किस धर्म की जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद नामक जिला है, जिसका नाम अभी बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो किस लिए फेमस है ये? तो बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। इसलिए बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के लिए ये फेमस है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और दिया गया है आपको, जैन धर्म दिया गया है। बौद्ध धर्म का संस्थापक तो आप जानते ही हैं, गौतम बुद्ध। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म दिया गया है। तो अगर आपको जैन धर्म का प्रथम संस्थापक पूछे तो आपको ऋषभदेव याद रहना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म का प्रथम संस्थापक अगर पूछेगा तो ऋषभदेव आपको याद रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तब आपको याद रखना है जो 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, महावीर जैन, उसके बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रथम संस्थापक अगर पूछेगा तब आपको टिक लगाना है ऋषभदेव में। लेकिन अगर पूछेगा जैन धर्म का संस्थापक सिर्फ पूछे, प्रथम नहीं पूछ करके सिर्फ संस्थापक अगर आपको पूछे, तब आपको महावीर जैन, जो 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, महावीर जैन। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अगला सवाल क्या है? जो दिल्ली सल्तनत है हमारा, उसकी स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है बाबर ने की थी,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, या इल्तुतमिश ने की थी? किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो दिल्ली सल्तनत के का जो है ना स्थापना, तो प्रश्न हमारा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत को ना गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था ना, मोहम्मद गोरी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। जिसने जो दिल्ली सल्तनत है इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। इसलिए ना दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो थे दानशीलता प्रवृत्ति के थे, मतलब दान करने में इनको खूब मजा आता था, इसलिए इनको ना लाख बख्श का उपाधि से नवाजा गया था। लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसका गुलाम कौन था? मोहम्मद गौरी इसका गुलाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये जो हमारा कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है ना, तो कुतुब मीनार बनाने का नींव इसी ने रखा था। तो कहेगा कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन है हमारा इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। इल्तुतमिश जो है ना, इल्तुतमिश को जो है ना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक शासक दिल्ली सल्तनत का किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहा जाता है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किया था, ठीक है। अगर पूछेगा कुतुब मीनार का नींव किसने रखा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, ठीक है, नींव। और काम को पूरा कौन किया था? कुतुब मीनार बन करके तैयार कौन करा दिया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। ये इल्तुतमिश जो है अपने शासनकाल में सिक्के भी चलाए थे, तांबा और जीतल नामक सिक्के भी चलाए थे, जो काफ़ी फेमस थे। इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ किया था, काफ़ी मजबूत किया था। उसके बाद इल्तुतमिश का जब शासनकाल समाप्त होता है, तब ये जो है ना अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है, ठीक है। इसकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान, ठीक है। तो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन थी? रजिया सुल्तान, जो खुद उसकी पुत्री थी। और ये जो रजिया सुल्तान है, ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, याद रखिएगा। आपको अगर पूछेगा कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप महासागर के बारे में जानते हैं, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। कितने महासागर हैं टोटल? 5 महासागर है। कितने टोटल महासागर हैं? 5 महासागर है। पहला सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर, और 5वें नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिक महासागर, जिसको हम लोग दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया, और प्रशांत महासागर में ही याद रखिएगा कि मेरियाना गर्त पाया जाता है, ठीक है। किस महासागर में मेरियाना गर्त पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगर उसके बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, या काला महासागर भी कहते हैं अटलांटिक महासागर को। उसके बाद हिंद महासागर है, जो हमारा भारत का दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर तीसरे नंबर पे आता है ये। उसके बाद आपका है अंटार्कटिक महासागर, इसको दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे छोटा महासागर है। तो इस सवाल में हमको पूछा गया था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है? नहीं है। अटलांटिक महासागर तो दूसरे नंबर पे आता है, ये सबसे बड़ा नहीं है। हिंद महासागर तीसरे नंबर पे आता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। इसी में जो है ना मेरियाना गर्त पाया जाता है, ठीक है। और आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। याद रखिएगा 5 महासागर है। कितने महासागर हैं टोटल? 5 महासागर। एनसीईआरटी की किताब में कहीं कहीं 4 दिया हुआ रहता है, ठीक है। 5 महासागर याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले सवाल में। जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा राज्य चाय
का बागान कहलाता है, मतलब चाय का बगीचा के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसको चाय का बागान कहा जाता है? भारत का एक राज्य, कौन सा राज्य है? भारत में आपको पता है कि 29 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो अलग अलग राज्यों को अलग अलग उपनाम भी है। तो चाय का बागान के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो असम में होती है। सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है भाई? असम में होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहार भी है हमारा, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है। तो सबसे ज़्यादा चाय का खेती होता है हमारा कहाँ पे? असम में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा छठा सवाल क्या है? कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बताइए, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? अलग सवाल पूछ लिया गया है, एक अलग सवाल पूछ लिया है कि कृष्णा नदी जो है ना ये कहाँ गिरती है, पूछा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछता कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो बांध के बारे में भी आपको याद रखना होगा। कृष्णा नदी पर काफ़ी फेमस 3-4 ठो बांध है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो सबसे ज़्यादा फेमस है अलमाटी बांध, जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नागार्जुना सागर बांध, ठीक है। उसके बाद एक तो है श्री सैलम बांध। ये 3 बांध याद रखिएगा। एक है अलमाटी बांध, ये कौन सा बांध है? अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। उसके बाद नागार्जुना सागर बांध, नागार्जुना सागर बांध, ठीक है। उसके बाद एक तो है श्री सैलम बांध, श्री सैलम बांध। ये 3 बांध जो है तीनों कृष्णा नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और ये कृष्णा नदी जो है कहाँ जाकर के गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कृष्णा नदी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता ही है एग्जाम में, मतलब बांध दे देगा, एक तरफ आपको नदी दे देगा और उसको मिलान करने बोलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कृष्णा नदी पर 3 बांध, अलमाटी बांध, नागार्जुना बांध सागर बांध और श्री सैलम बांध, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कृष्णा नदी जो है ना कर्नाटक में है, कर्नाटक से होते हुए गुजरती है, ठीक है। ये अलमाटी बांध कर्नाटक में ही है, ठीक। ये नागार्जुना जो है आंध्र प्रदेश में है, श्री सैलम भी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा 7वां सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कहाँ पर है भारत का? सिंपल सा सवाल है। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होगा? जहाँ राजधानी होगी नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली से रिलेटेड एक बात और याद रखेगा, तो नई दिल्ली को ना, नई दिल्ली से पहले हमारे भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता, ठीक है। 1911 में दिल्ली में एक सभा हुआ था, इसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत की राजधानी कोलकाता ना होकर के क्या हो? दिल्ली हो, ठीक है। तो 1911 में, लेकिन 1911 में ये संबोधन कर दिया गया था कि भारत की अब राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली होगी। लेकिन 1931 ईस्वी से ना सुचारू रूप से भारत की राजधानी, पूर्ण रूप से भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला सवाल, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जाने से पहले और एक बात जान लेते हैं। जो हमारा मुंबई है ऑप्शन में, ये मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का महानगरी के नाम से जाना जाता है। क्या मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी भी किसको कहते हैं? मुंबई को ही कहते हैं, याद रखिएगा। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, वित्तीय राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कोलकाता तो जानते ही हैं आप लोग, कोलकाता में क्या क्या चीज़ फेमस है? विक्टोरिया मेमोरियल है, हावड़ा ब्रिज है। और जो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कौन सा पर्व मनाया जाता है? दुर्गा पूजा मनाया जाता है। जूट उत्पादन, चावल उत्पादन में भी कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है काफ़ी आगे है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और दिया गया है हमको, एक ऑप्शन दिया गया है चेन्नई। तो चेन्नई के बारे में जानना है हमको। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? सबको पता होगा, पुराना नाम चेन्नई का क्या है? मद्रास है। एक ऐसा राज्य है जो है ना एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था। पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था और अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। ये जो चेन्नई है ना, ये एक छोटा सा गांव से शुरू हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि भारत का जो संविधान है लिखने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान लिखने में अस्थायी सभा का भी गठन किया गया था और अस्थाई सभा का भी गठन किया गया था। तो अस्थाई जो था उसका राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष था। संविधान सभा का जो लिख करके तैयार हो गया था तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, ठीक है। तो संविधान सभा जो है ना 26, जो संविधान हमारा है, भारत का संविधान है, ये लिखित सबसे बड़ा संविधान है हमारा, ठीक है। ये 26 नवंबर 1949 को बन करके क्या हुआ था? तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था।
इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। लेकिन इसको जो है पूछा कि लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये याद रखिएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को। और संविधान जो है कब बनकर के तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। हमारा देश का ये एक ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरा विश्व में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 15 अगस्त 1947 के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1947 को कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर रहता कि 24 जनवरी, तो 24 जनवरी 1947 को जो हमारा राष्ट्रगान है ना उसको अपनाया गया था, जन गण मन जो हम लोग गाते हैं उसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1947 को, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए अगले सवाल में जाते हैं। अगला सवाल क्या है, 40 प्रश्न है आज, तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो क्योंकि ऑप्शन को लेकर के भी हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कै साल का होता है, 4 साल का। किसी भी सभा का कार्यकाल 4 साल का नहीं होता है। देखिए संसद में क्या होता है ना, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कै साल का होता है, 5 साल का। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना, ये राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो होता है 6 साल का, याद रखिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कै साल का होता है, 6 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है, याद रखने का। 7 साल का तो कुछ होता नहीं है। अगर आपको पूछेगा लोकसभा का तो 5 साल, राज्यसभा का तो 6 साल, ठीक। चलते हैं अगले सवाल में। 10वां प्रश्न है हमारा। 10वां प्रश्न है भारत की मुद्रा क्या है। भारत की मुद्रा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत की मुद्रा क्या है, क्या चलता है यहाँ पर, हमारा रुपया चलता है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक भी है याद रखने के लिए, इस तरह से ट्रिक है, श्री ने पा भा मा ई, इन सब देश में जो है ना रुपया ही चलता है। इन सब देश में क्या चलता है, मुद्रा, रुपया ही चलता है। श्री से आपका क्या हो गया, कॉपी में लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा होएगा। श्री से आपका क्या हो गया, आपका श्रीलंका, ठीक है। ने से आपका क्या हो जाएगा, नेपाल। पा से क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान। भा से क्या हो जाएगा आपका हमारा भारत। माओ से क्या हो जाएगा आपका मॉरिशस, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये जो है ना शॉर्टकट ट्रिक है। इन सब देश में क्या चलता है, रुपया ही है। इन सब देशों का मुद्रा जो है क्या है, रुपया है। किसका किसका रुपया है, तो श्री नेपा भामा ई, ठीक है, इसका मुद्रा क्या है आपका रुपया है, ठीक है। उसके बाद डॉलर है, डॉलर के लिए भी एक ट्रिक है। डॉलर का भी ट्रिक आपको बता देते हैं हम। डॉलर को याद रखने का भी एक ट्रिक है, क्या है, हॉन्क आ न्यू जी सी, फिर लास्ट में ऑ लगा देना है, ठीक है। तो ये भी है। इन सब देश में क्या चलता है आपका डॉलर चलता है। मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर, ठीक है। तो हॉन्ग से क्या हो गया आपका, हॉ से हो गया आपका हांगकांग, ठीक है। कौ से क्या हो गया आपका कनाडा। आ से क्या हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। न्यू जी से क्या हो गया आपका, न्यू जी से हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद सी से आपका क्या हो गया सिंगापुर, और ओ से क्या हो गया आपका अमेरिका, ठीक है। तो इन सब देशों का जो मुद्रा है क्या है, डॉलर है, ठीक है। एक और दिया गया आपको येन। येन जो है ये जापान का मुद्रा है। कहाँ का है, जापान। जापान है ना, जापान की राजधानी, ठीक है, टोक्यो, ठीक है। तो जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, येन। उसी तरह से चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है, युआन, ठीक है। इराक का क्या होता है, दिनार। ये जो मुद्रा दिया हुआ है दिनार किसका है, इराक का है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है, बगदाद। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है हमारा, हरित क्रांति किससे संबंधित है। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय जो था कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए अनाजों की काफ़ी ज़्यादा खपत थी और अनाज हमारे पास था नहीं, ठीक है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ना हरित क्रांति शुरू किया गया था, ठीक है। लगभग 1965 के आसपास में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग था एक, ठीक है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए क्या होता है, फसल ही हरा भरा होता है ना, तो कृषि से संबंधित है, याद रखिएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। तो जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसके लिए हम लेके आएंगे एक पूरा सीरीज, कंप्लीट सीरीज लाएंगे जिसमें सारा
पंचवर्षीय योजना ही रहेगा। ठीक है, तो पहला पंचवर्षीय योजना में ना कृषि पर बल दिया गया था, दूसरा में आपका उद्योग पर बल दिया गया था, परिवहन पर बल दिया गया था। ठीक है, यही मतलब पंचवर्षीय योजना का अलग अलग 5 साल के लिए योजना का कभी 3 साल भी चला है ये पंचवर्षीय योजना, कभी 2 साल भी चला है, तो इसको लेकर के आएंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो पंचवर्षीय योजना था, पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और जिस समय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हैं। और हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए हमको कि हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जो भारत का राष्ट्रीय आय होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मतलब भारत को सबसे ज़्यादा आय कहाँ से मिलता है, भारत को सबसे ज़्यादा आय कहाँ से मिलता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है, कृषि है, उद्योग है, सेवा है या व्यापार है। तो बताइए, पूरे भारत में 60-70% लोग जो है कृषि का ही कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, कृषि का ही कार्य करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, कृषि ही होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका सेवा। ठीक है ना, तो भारत का सबसे बड़ा बोला है यहाँ, तो सबसे बड़ा में क्या हो जाएगा हमारा, कृषि। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वां प्रश्न है हमारा। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। जो रामचरितमानस है उसका लेखक का नाम क्या होगा। ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता सीधा सीधी तुलसीदास। कौन होगा, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, तुलसीदास। रामचरितमानस का कौन है, तुलसीदास है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। 14 नंबर सवाल है हमारा, 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को कहा जाता है कि अगर ये क्रांति नहीं पिछड़ती ना तो हमारा देश जो है ना 1857 की क्रांति के बाद ही आज़ाद हो जाता। ठीक है, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है 1857 की क्रांति। इस क्रांति का जो है ना आगे बढ़ाने के लिए बिहार से, कानपुर से, उसके बाद क्या बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई जो था उन्होंने, तात्या टोपे, सब हमारे भारत के जो भी महापुरुष थे, सब लोगों ने अलग अलग जगह से अंग्रेजों का खिलाफ विद्रोह निकाला था। ठीक है, तो इसका शुरुआत जो हुआ था दिल्ली, मेरठ में से हुआ था। ठीक है, कहाँ से, 10 मई 1857 को मेरठ से इसका शुरुआत हुआ था। क्यों हुआ था भाई, बहुत सब कारण था इसका, लेकिन तात्कालिक कारण था वो था कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल करना। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, इसको हम लोग मुख्य कारण कह सकते हैं, जो था क्या था, कारतूसों में क्या बोलते हैं, कारतूस जो था उसमें गाय और सुअरों के चर्बी का इस्तेमाल होता था और उसको बार बार मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए 1857 का क्रांति हुआ था। और 1857 की क्रांति का जो विरोध पहला भारतीय सेना ने किया था वो था मंगल पांडे, उसको अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा करके मार दिया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो बहुत सब कारण था, लेकिन कारतूस वाला इस ऑप्शन में दिया नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है, अंग्रेजों का शोषण, धर्म परिवर्तन, सिपाही विद्रोह। ठीक है, मतलब अंग्रेज हम लोगों पर शोषण करता था, ठीक, धर्म को परिवर्तन करता था, वही जो कारतूस में चर्बी का इस्तेमाल करता था। अब मुसलमानों के धर्म भ्रष्ट होता था ना, अगर सुअर का चर्बी है कारतूस में तो मुसलमान का धर्म भ्रष्ट होता था, और अगर गाय का चर्बी है तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता था। तो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमान सब कोई साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, और सिपाही विद्रोह था, ये सही बात है, प्रथम सिपाही विद्रोह था ये हमारा, जो 1857 की क्रांति था ये प्रथम सिपाही विद्रोह था। जो भी अंग्रेजों के तरफ सिपाही का कार्य करते थे हमारे भारतीय सेना, वो सब भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गया था। ठीक है, तो 1857 का क्रांति का ये सभी कारण है, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अंग्रेजों का शोषण, अंग्रेज हम लोगों पर शोषण करते थे, धर्म को परिवर्तन भी होता था, धर्म भ्रष्ट भी करवाते थे, सिपाही विद्रोह भी था ये हमारा पहला। ठीक है, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अमर जवान ज्योति। ठीक है, अमर जवान ज्योति ये जो है कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, पटना में नहीं है, कभी सुने ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है,
पटना में है? पटना में तो है ही नहीं, लखनऊ में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, ये मुंबई में भी नहीं, सॉरी दिल्ली में है। अमर जवान ज्योति कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली में है। ठीक है, चलते हैं, छोटा सा प्रश्न था ये, अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपको याद रखना पड़ेगा ना, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सीधा सिंपल बच्चा जानता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी जानकारी लेना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रीय उद्यान दे देता है और एक तरफ राज्य दे देता है और आपको कहता है कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद असम में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो हाथियों के लिए काफ़ी फेमस है। झारखंड में तो राष्ट्रीय उद्यान है नहीं। बिहार का पश्चिमी चंपारण जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हम बात बोलते हैं वो सबको लिखते जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 18 नंबर सवाल है, कौन सी पर्वत, अभी और 22 सवाल है, 40 सवाल का सीरीज है। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन ऐसा पर्वत श्रृंखला है जो भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है? ठीक है, भारत और तिब्बत के बीच में सतपुड़ा है, अरावली है, हिमालय है, एक और छूटा हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सा है बताइए, कौन सा होगा? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला हमारा भारत और तिब्बत के बीच में है? भारत और तिब्बत के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वो जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हालांकि इसकी ऊंचाई जो है दिन ब दिन क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, घट रहा है अभी। ठीक है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप लोग जानते ही हैं, जो नेपाल में स्थित है। तो भारत और तिब्बत के बीच कौन सा है? हिमालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताओ। भारत के जो राष्ट्रपति है, ये जो है ना, राष्ट्रपति जो है किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति को आम जनों के वोटों के द्वारा चुना नहीं जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन चुनता है राष्ट्रपति को? संसद, केवल विधानसभा, निर्वाचक मंडल या प्रधानमंत्री? कौन चुनता है राष्ट्रपति को बताइए? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? तो निर्वाचन मंडल करेगा, जिसको हम लोग जीता करके भेजते हैं ना सांसद लोगों को, वही लोग हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है, राज्यपाल किसके आदेश पर नियुक्त होते हैं? जो राज्यपाल है वो किसके आदेश पर नियुक्त होते हैं? ठीक है, राज्यपाल किसके आदेश पर नियुक्त होते हैं? तो याद रखिएगा, राज्यपाल को कौन चुनता है भाई? तो राष्ट्रपति चुनता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है ना, राज्यपाल को ही सौंपता है। ये भी याद रखिएगा। देखिए, राज्यपाल को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनता है, लेकिन राष्ट्रपति को अगर अपना पद से हटना है, ठीक है, तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो संविधान का किस भाग में दिया गया है? ये आपको बताना है कि संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। ठीक है, तो भाग 3 में जो है ना मौलिक अधिकारों का चर्चा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों का चर्चा किस में किया गया है? संविधान का भाग 3 में किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला हमारा सवाल है 22 नंबर सवाल। क्या है? 22 नंबर सवाल है कि नारियल क्रांति, नीली क्रांति नहीं है, नारियल क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ी हुई है? तो नारियल, देखिए नारियल को अगर फोड़िएगा तो अंदर क्या निकलता है? सफ़ेद निकलता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग नारियल क्रांति ना कह के श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
दूध उत्पादन से, गन्ना उत्पादन से, धान उत्पादन से या उद्योग से। तो सफ़ेद किसका रंग होता है? दूध का उत्पादन, ठीक है। दूध उत्पादन से संबंधित है हमारा श्वेत क्रांति, ठीक है, जिसको हम लोग नारियल क्रांति भी कहते हैं। कोई रजत क्रांति है जो अंडों से संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद पीली क्रांति है जो दलहन फसलों से संबंधित होता है। ये क्रांतियों से भी होता है, एक तरफ क्रांति दे देगा और किससे संबंधित है वो दे देगा, आपको मिलान करना पड़ेगा। चलते हैं अगला 23 नंबर सवाल में। 23 नंबर सवाल क्या है? 23 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, NDC की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। NDC की स्थापना याद रखिएगा 1952 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद किससे संबंधित है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP जिसको कहते हैं, वो किससे संबंधित है? शिक्षा से, कृषि से, आर्थिक उत्पादन से या राजनीति से? ठीक है, GDP जो है किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है GDP किससे संबंधित है। देखिए, GDP का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल कितने वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसका, ठीक है। जितने वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको ही क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुल फसल, मतलब कुल कृषि हो, शिक्षा हो और जितने भी सेवा संबंधित है उत्पाद है, उन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हो कि आर्थिक उत्पाद, किससे? आर्थिक उत्पादन। सकल घरेलू जो उत्पादन है, जो GDP है, किससे संबंधित होगा? वो आर्थिक उत्पादन से संबंधित होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा C आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न में। जो अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुई थी? अभी आपको बताएं हम, जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है इसको पहला सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 में। कब शुरू हुआ था? तो 10 मई, ठीक है, 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था ये विद्रोह। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था ये विद्रोह, ठीक है। इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। अगला हमारा सवाल है 26 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? जो महात्मा गांधी, देखिए कोई भी आपका भारत में एग्जाम हो और महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन ना रहे तो समझिए कि वो एग्जाम मतलब है ही नहीं। महात्मा गांधी से 1-2 क्वेश्चन तो रहना ही हर एग्जाम में। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले, देखिए महात्मा की उपाधि भैया, देखिए बिहार का चंपारण में जो मतलब किसानों का नील का खेती करवाता था नहीं, तो उस समय ही महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले से ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। जिसने महात्मा गांधी जी को क्या बना दिया? महात्मा बना दिया, ठीक है। मतलब सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो चंपारण से, जो नील का खेती अंग्रेज सब करवाता था ना, इसलिए सत्याग्रह आंदोलन किया था वो, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो महात्मा बुद्ध है, बौद्ध धर्म का संस्थापक है, उसने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था भाई? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, यहाँ जन्म हुआ था। कुशीनगर में इसको मौत हो गया था, मर गया था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और सारनाथ में पहला ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में जो है ना ये अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक, ध्यान रखना आप लोग। चलते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किसको कहते हैं पता है? जब 2 नदियाँ अपने साथ जो भी है मिट्टी वगैरह, जो घास फूस है, सबको लेकर के लाकर एक जगह जमा कर देती है ना, उसको डेल्टा कहते हैं। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो ना सुंदरबन का डेल्टा है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। 29 नंबर सवाल है, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ठीक है। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को ना तरल सोना कहते हैं, याद रखिएगा। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? तरल सोना कहते हैं। कोयला
कोयला को ही कहते हैं हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है, साइंस वाला चैप्टर में पढ़ाए हैं, कार्बन का अपर रूप है, ये पृथ्वी पे पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा का प्रमुख खनिज क्या है? मतलब उड़ीसा में किस खनिज का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है? उड़ीसा में किस खनिज का उत्पादन काफ़ी प्रमुखता से किया जाता है? ठीक है, तो पहले तो उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अभी जो है ना लोहा का उत्पादन में उड़ीसा 1 नंबर पे है। सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उड़ीसा में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल 31 नंबर सवाल है। फिर देखिए, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड सवाल है। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले शहीद होने वाले सैनिक कौन थे? बताइए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहले भारत का कौन सा सैनिक था जो शहीद हुआ था? तो आपको बताया ना, मंगल पांडे, इन्होंने ही विरोध शुरू किया था सबसे पहले। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, तो उसका विरोध सबसे पहले मतलब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े सबसे पहले मंगल पांडे ही हुए थे। ठीक है, इस पर एक फिल्म भी बनी है ना, मंगल पांडे, जिसमें आमिर खान हीरो है, देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है? 32 नंबर सवाल है। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो हमारा बिहार है वहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह, ये आरा जिले के हैं ना, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और अंग्रेजों से लड़ते ने जो है ना, इसके बाएं हाथ में गोली लग गई थी, तो अपना तलवार निकाल के पूरा हाथ को काट के गंगा को समर्पित कर दिया था ये। ठीक है, सोचिए, इतने महान शासक थे, इतने महान व्यक्तित्व के लोग थे। अभी है कोई ऐसा? कोई नहीं है ऐसा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल 33 नंबर सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना 1885 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। भारतीयों का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? देखिए, भारतीयों का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का गुरु थे ये। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। उसके बाद बिपिन चंद्र पॉल न क्या। चलते हैं अगले सवाल में। अगला 35 नंबर सवाल है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का नारा था। ठीक है, उसके बाद क्या है? महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। देखिए, हम सभी लोग क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन जो गलत है। ठीक है, भारत छोड़ो का नारा जो था ना, मेहर अली ने दिया था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? मेहर अली ने, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ था? देखिए, पूर्ण स्वराज का क्या मतलब होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था ये, जिसमें पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए। हमारा भारत है, हम अपने भारत पर अपने हिसाब से कार्य करेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे। ठीक है, किसी के हुकूमत से वंचित रहेंगे हम, मतलब हम पर कोई हुकूमत ना कर सके। तो पूर्ण स्वराज का मांग जो था ना, लाहौर अधिवेशन में 1929 में मांगा था। किसने मांगा था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है ना, वही जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न है हमारा। 37 नंबर प्रश्न क्या है कि भाई भारतीय होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्या? 38 नंबर क्वेश्चन है। भारत जो है ना भारतीयों के लिए है,
भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा किसने दिया? क्या सवाल है? भारत भारतीयों के लिए है, इसका ये नारा किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, ये भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मतलब एक भी ऑप्शन सही नहीं है। भारत भारतीयों के लिए का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, जो आर्य समाज का संस्थापक है, उन्होंने ही कहा था भारत जो है ना भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं है। ये दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के तहत हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किसके प्रस्ताव? तो ठीक है, अगस्त प्रस्ताव बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत ही कि भारत में एक संविधान बनेगा जिसमें सभा होगा, संविधान लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर प्रश्न है। क्या है 40 नंबर प्रश्न? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, और ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर है जिसने जन गण मन लिखा है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको 40 में से कुल कितने प्रश्न आते थे और आप कितने प्रश्न बनाए और आपको कितने प्रश्नों का मतलब कितने 40 में से कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।